हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बीआरएफ की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे व्यावसायिक नियामक रूपरेखा कहा जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बीआरएफ के अंतर्गत हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्यावसायिक नियम क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होता है और इसके कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन थी। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध क्या होता है, अनुबंध का अर्थ देखा था, उसकी विशेषताएं देखे थे और प्रकार देखे थे। तो आज हम लोग बीआरएफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जिसे हम ठहराव कहते हैं, तो इसका देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके कितने भागों में बांटा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठहराव का आशय मतलब कि मीनिंग्स ऑफ एग्रीमेंट। ठहराव क्या होता है, तो ठहराव का मतलब ये है जब दो मस्तिष्क किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ठहराव कहेंगे। किसी मेन पर्पस या फिर मेन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं या फिर 2 मस्तिष्क आपस में मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठहराव कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही तथ्य में एक ही रूप से क्या होते हैं, सहमत होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठहराव कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह ठहराव का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि मेरे द्वारा आपको प्रपोजल दिया जाएगा, प्रस्ताव दिया जाएगा और आप उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करोगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठहराव कहते हैं। जो हमारा ठहराव होता है वो वैध ठहराव तभी माना जाएगा जबकि वो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। तो ठहराव होता है ना, इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ठहराव एग्रीमेंट को करने के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी से और दूसरी पार्टी बी। एक व्यक्ति के द्वारा बी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाएगा और जो बी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठहराव कहते हैं। और ये लीगल तभी होगा जब ये क्या हो, राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय या फिर लागू कराया जा सकता हो। नेक्स्ट है ठहराव की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ एग्रीमेंट। तो जो हमारी डिफिनीशन है उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E के अनुसार इसमें ये बताया गया है कि ठहराव का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए क्या होता है, प्रतिफल होता है, उसे हम ठहराव कहते हैं। तो ठहराव का मतलब ये है कि जब हम किसी के सामने प्रस्ताव को रखते हैं और वह व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वो स्वीकार किया गया प्रस्ताव क्या बन जाता है, वचन बन जाता है। और जो हमारा वचन होता है इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठहराव कहते हैं। तो इसीलिए बोला गया था अनुबंध अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ठहराव कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठहराव के लक्षण मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट। जो ठहराव का लक्षण है इसका पहला टॉपिक है 2 या 2 से अधिक पक्षकार। मतलब कि ठहराव करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पार्टीज या फिर 2 से ज़्यादा पार्टीज का होना अनिवार्य है, तभी हम क्या कर पाएंगे, ठहराव कर पाएंगे, नहीं तो हमारा ठहराव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है पारस्परिक सहमति। जो भी हमारा ठहराव है वो पक्षकारों की पारस्परिक सहमति के द्वारा पूरा किया जाता है। जो हमारे पक्षकार होंगे वो स्वतंत्र रूप से उस प्रस्ताव के प्रति अपनी स्वीकृति देंगे, तो वो हमारी क्या होगी, पारस्परिक सहमति होगी। तो इसीलिए जो हमारा ठहराव का निर्माण होता है पारस्परिक सहमति के द्वारा ठहराव का निर्माण करते हैं। पारस्परिक संवहन। पारस्परिक संवहन का मतलब ये होता है कि जब 2 पार्टीज आपस में प्रस्ताव करती हैं और स्वीकृति करती हैं, तो जो प्रस्ताव देने की प्रक्रिया है, तो दोनों पार्टीज को जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है ना, जिस टॉपिक को लेके कम्युनिकेशन किया जाता है, वो उसी टॉपिक के बारे में हमारा क्या करेंगे, ठहराव करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम पारस्परिक संवहन कहते हैं।
नेक्स्ट है वैधानिक संबंध। शिकारों में ठहराव करने का उद्देश्य यही होता है कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच वैधानिक संबंध उत्पन्न हो। लास्ट है परिणाम। तो जो भी हमारा ठहराव है ये केवल संबंधित पक्षकारों को ही आपस में प्रभावित करता है, ना कि किसी अदर व्यक्ति को। तो ठहराव का परिणाम ये होता है कि जो भी संबंधित पक्षकार थे जिन्होंने आपस में प्रस्ताव और स्वीकृति करा था, तो वो केवल आपस में प्रभावित होंगे, ना कि कोई और व्यक्ति। नेक्स्ट हेडिंग है ठहराव के प्रारूप या प्रकार। जो हमारे काइंड्स या फॉर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो ठहराव के प्रारूप या प्रकार है उसे 5 भागों में बांटा गया है। एक है वैधता के आधार पे, दूसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पे, तीसरा है निर्माण की विधि के आधार पे, चौथा है अनुपालन या निष्पादन के आधार पे, और लास्ट है हमारा पूर्णता के आधार पे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वैधता के आधार पे ठहराव को क्या कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है। जो वैधता के आधार पे ठहराव है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैध ठहराव, दूसरा है अवैध ठहराव। वैध ठहराव का मतलब ये होता है कि ऐसा ठहराव जो कानूनी रूप से लागू कराया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, वैध ठहराव कहते हैं। जैसे कि मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा कि आप मेरी साइकिल को 2000 में ले लो, और आप उस प्रस्ताव को क्या कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो हमारे और आपके बीच क्या बनेगा, ठहराव बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैध ठहराव कहते हैं। अवैध ठहराव का मतलब ये होता है कि जब हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन वो कार्य क्या था, इल्लीगल था, तो वो हमारा क्या होगा, अवैध ठहराव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कुछ पैसा दिया किसी थर्ड पार्टीज़ को मारने के लिए, तो ये हमारा स्टार्टिंग से क्या है, इल्लीगल है। इसको राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार के ठहराव को हम अवैध ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग परिवर्तनीयता के आधार पर ठहराव के प्रकार। परिवर्तनीयता के आधार पर ठहराव के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अनुबंध के रूप में और दूसरा है व्यर्थ ठहराव। अनुबंध के रूप में मतलब ये होता है कि ऐसा ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है उसे हम क्या, वो ठहराव हमारा क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है। और ऐसे ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकते हैं, तो ऐसे ठहराव को हम क्या कहते हैं, व्यर्थ ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट है निर्माण की विधि के आधार पे। निर्माण की विधि के आधार पे जो हमारे ठहराव है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक स्पष्ट ठहराव, दूसरा है गर्भित या अस्पष्ट ठहराव। तो जो हमारा स्पष्ट ठहराव होता है इसके अंतर्गत जो भी पक्षकार होते हैं वो दोनों पक्षकार आपस में जो ठहराव करते हैं उस ठहराव का मौखिक या लिखित रूप से करते हैं। तो इस प्रकार के ठहराव को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट ठहराव कहते हैं। अस्पष्ट ठहराव या फिर गर्भित ठहराव का मतलब ये होता है कि ऐसे ठहराव जो हमारे आचरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का प्रस्ताव और स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती, और इस प्रकार के ठहराव को राजनियम के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे थोपा जाता है। तो इस प्रकार के ठहराव को हम गर्भित या फिर अस्पष्ट ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा निष्पादन के आधार पे। निष्पादन के आधार पे ठहराव को 2 भागों में बांटा गया है, निष्पादित ठहराव और निष्पादकीय ठहराव। निष्पादित ठहराव का मतलब ये होता है कि जब जो भी हमारे दोनों पक्षकार होते हैं वो अपने अपने दायित्व को पूरा कर देते हैं, तो इस प्रकार के ठहराव को निष्पादित ठहराव कहा जाता है। निष्पादकीय ठहराव का मतलब ये होता है कि जब अनुबंध के दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने अपने अनुबंध के दायित्व को पूरा नहीं किया हो, या फिर दोनों पक्षकारों ने अपने अनुबंध के दायित्व को पूरा नहीं करते, ठहराव के दायित्व को पूरा नहीं करते, तो इस प्रकार के ठहराव को हम क्या कहते हैं, निष्पादकीय ठहराव कहते हैं। निष्पादकीय ठहराव को 2 भागों में बांटा गया है, एक पक्षीय ठहराव, द्विपक्षीय ठहराव। एक पक्षीय ठहराव का मतलब ये होता है कि ऐसे ठहराव जो क्या हो, एक पक्षकार के द्वारा तो अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर दिए गए हों, लेकिन दूसरे पक्षकार के द्वारा अपने दायित्व को पूरा नहीं किया जाता, उसे एक पक्षीय ठहराव कहते हैं। द्विपक्षीय ठहराव का मतलब ये होता है कि ऐसे ठहराव जो कि दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है ठहराव के प्रकार में पूर्णता के आधार पे।
पूर्णता के आधार पर ठहराव को दो भागों में बांटा गया है, एक परिवर्तन योग्य ठहराव और दूसरा है अपरिवर्तन योग्य ठहराव। परिवर्तन योग्य ठहराव का मतलब ये होता है अंतर्गत जो भी हमारे ठहराव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो परिवर्तन योग्य होते हैं। ऐसे ठहराव जिनको राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तन योग्य ठहराव कहते हैं। अपरिवर्तन योग्य ठहराव का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो ये क्या थे, परिवर्तन योग्य ठहराव थे, लेकिन किसी घटना के घटित होने की वजह से ये हमारे ठहराव क्या हो गए, अपरिवर्तनीय योग्य हो गए, उनको परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है राजनियम के द्वारा। तो इस प्रकार के ठहराव को अपरिवर्तनीय योग्य ठहराव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ गाय को बेचने का अनुबंध करा था, तब तो वो गाय थी, तब उन लोगों के बीच क्या हुआ था, ठहराव हुआ था, प्रस्ताव रखा था और स्वीकृति हुई थी, तो ठहराव का रूप धारण करा था, तो परिवर्तनीय योग्य था। लेकिन जिस डेट को गाय को देने का ठहराव किया गया था उस डेट से पहले गाय की मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ठहराव होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनीय योग्य ठहराव हो जाएगा, जिसे कि परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने टॉपिक कवर करा कि ठहराव क्या होता है, ठहराव की परिभाषाएं क्या हैं, ठहराव की विशेषताएं क्या हैं और ठहराव के प्रकार क्या हैं। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन आपको पसंद आए होंगे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।